राहुल गांधी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ऐसा कौन सा फार्मूला है उन्होंने ले लिया है जिसकी वजह से वह इतने आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आते हैं? इसीलिए अब राहुल गांधी के इस नए फॉर्मूले के बारे में आपको मैं बताता हूं, जो आजकल भारत की राजनीति में बड़ा सुपरहिट है। और इस फार्मूले का नाम है जितनी आबादी उतना हक। इसके तहत राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और इस फार्मूले से शायद चुनाव तो जीते जा सकते हैं, दुर्बरीकरण किया जा सकता है देश का, समाज का, वोटर्स का। लेकिन हमारे देश में लगभग 28,500 से ज्यादा जातियां हैं और अगर जातिगत जनगणना होती है, सबको पता लगाया जाता है कि कौन किस जाति का है, तो क्या हमारा समाज 25,800 टुकड़ों में बंट जाएगा? और यहां हम समाज की नहीं, सिर्फ हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। हिंदू समाज क्या इतने टुकड़ों में बटेगा? इसलिए आज हम राहुल गांधी के इस फार्मूले को आपके लिए डिकोड कर रहे हैं, आपके लिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि राहुल गांधी इस जातिगत जनगणना से चाहते क्या हैं और उसका असली मकसद क्या है, और इस बात को आप इन पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहली बड़ी बात यह है कि क्या राहुल गांधी देश में आरक्षण के दायरे को अब 80% तक बढ़ाना चाहते हैं, और यह 80% क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो 80% हिंदू है, उनमें पिछड़े वर्ग की आबादी है 55% है, दलितों की आबादी 16% है, आदिवासी समुदाय की आबादी लगभग 9% है, और अगर हम इन सारी जातियों को मिला दें तो यह लगभग 80% के आसपास हो जाती हैं। अगर आप मिला देंगे, और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि वह लोगों को आबादी के हिसाब से उनका हक देना चाहते हैं, तो इससे यही सवाल खड़ा होता है कि क्या वह इन पिछड़ी जातियों के लोगों को 80% आरक्षण लेकर बाकी के 15% स्वर्ण और अन्य वर्गों को आरक्षण से बाहर रखेंगे? और क्या इस देश में आरक्षण अब 80% तक पहुंच जाएगा? हमारे देश में अगर आप SC ST OBC सबको मिला लेंगे तो 80% हिंदू समाज इसमें कवर होता है, और बाकी के जो स्वर्ण हैं वह 15%, अन्य 5%, अगर जिसकी जितनी संख्या है उसे उतना ही उतना आरक्षण मिलेगा। तो उसका मतलब यह है कि 80% लोगों को की जितनी संख्या है उन्हें 80% आरक्षण मिलेगा। दूसरी इस मंशा से ऐसा भी लगता है कि आरक्षण की व्यवस्था भविष्य में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी लागू हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसके बाद विपक्ष यह भी मांग करने लगे कि सरकार नौकरियों में और बाकी तमाम जगहों पर यह 80% आरक्षण लागू हो जाए और फिर यह प्राइवेट सेक्टर में भी लागू हो जाए। और अगर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू हो गया तो प्राइवेट सेक्टर में मेरिट यानी योग्यता के लिए जो जगह बची हुई है यह भी समाप्त हो जाएगी। सोचिए, जब भारत में नौकरियां और रोजगार के लिए मेरिट नहीं बल्कि जातियों को देखा जाएगा, तो भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों से कैसे मुकाबला करेगा? चीन जैसे देशों से कैसे मुकाबला करेगा, जो पहले से ही प्रतिस्पर्धा में भारत के मामले में भारत से कहीं ज्यादा आगे चल रहा है। भारत सुपर पावर बनना चाहता है, भारत विकसित भारत बनना चाहता है, विकसित देश बनना चाहता है। लेकिन अगर आपने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में यह 80% का फार्मूला 80% आरक्षण लागू कर दिया तो फिर मेरिट वाले लोग यहां आ जाएंगे। तीसरी बात, यह फार्मूला राहुल गांधी की उस खतरनाक राजनीति को भी दर्शाता है जिसमें वह हिंदू वोटों की एक घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, जिससे मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस फार्मूला को भी सबसे खास बात यह है कि असल में इस फार्मूले के तहत जितने भी लोग इस दायरे में आ रहे हैं वह सारे के सारे हिंदू हैं, यानी कि वो हिंदू विरोधी हैं। जो फायदा मिलेगा वह भी हिंदू धर्म में मानने वाले हिंदू धर्म को अलग अलग जातियों के लोगों को फायदा मिलेगा, यानी हिंदू होकर ही अलग अलग जातियों में हम लोग बट जाएंगे। लेकिन इससे मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को कोई परेशानी नहीं है। मतलब फिर से कांग्रेस और यानी राहुल गांधी के दिल में मुसलमान 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 और हिंदुओं के लिए नफरत,
यानी राहुल गांधी के इस फॉर्मूले की खूबसूरती है कि वो हिंदुओं को बहुत ज्यादा सारी जातियों में बांट भी रहे हैं और इससे उनका मुस्लिम वोट बैंक भी जरा भी नाराज नहीं हो रहा है। यानी मुस्लिम वोटों को खुश करने के लिए सब किया जा रहा है। देखिए, जब बीजेपी हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहती है, हिंदुत्व के नाम पर कुछ करना चाहती है, तो सबसे पहले देश के अल्पसंख्यक बीजेपी से नाराज हो जाते हैं। अगर बीजेपी कहीं भी हिंदुओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है तो लेकिन राहुल गांधी के इस फॉर्मूले की खूबसूरती यह है कि यह सारा फार्मूला इसकी रचना की गई है हिंदुओं को लेकर, हिंदुओं में अलग अलग जातियों में, खास तौर पर पिछड़ी जातियों को लेकर। लेकिन इससे मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है। उन्हें पता है कि हिंदू बट रहा है, इससे उनका ही, मुसलमानों का ही फायदा है। पंडित अलग, ठाकुर अलग, जाटव अलग, वाल्मीकि अलग, हर कुशवाहा अलग, और इसलिए राहुल गांधी का मुस्लिम वोट बैंक भी बरकरार रहेगा। उन्हें और हिंदुओं को जो वोट बैंक है, जो अभी बीजेपी के प्रति ज्यादा उसका झुकाव माना जा रहा है, वह अब बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाएगा। और सोचिए, पहले हमारे देश को हिंदू और मुसलमानों ने विभाजित किया था। बहुत लोगों पर आरोप लगता था कि ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। सारे दिन लोगों से कहा जाता था कि बीजेपी जो कर रही है वह गंगा जमुनी तहजीब उससे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो इस देश का विभाजन, समाज का विभाजन, हिंदुओं का विभाजन मुसलमानों के बीच में ही माना जाता था। और पार्टियां 75 साल से इसी का लाभ ले रही हैं। और जब ऐसा होता था तो हम अक्सर यही बात कहते थे कि गंगा जमुनी तहजीब को हिंदू और मुसलमानों में बांटकर खत्म किया जा रहा है। देश को हिंदू और मुसलमानों में बांटा जा रहा है। हमारा समाज बढ़ चुका है। लेकिन सोचिए, राहुल गांधी तो इससे आगे जा रहे हैं। वह इस देश को अब हजारों जातियों में बांटना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। और यह जो हिंदू धर्म है, यह न जाने कितनी सारी जातियों में बढ़ जाएगा अगर ये जाति जनगणना आ जाती है तो। लेकिन इसकी गंभीरता पर आज कोई बात नहीं कर रहा है। इसकी गंभीरता को लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारा समाज कितनी छोटे छोटे हिस्सों में बंटने वाला है। हालांकि देश को जातियों में बंटने की रणनीति कांग्रेस ने पहली बार नहीं अपनाई है। मंडल आयोग के आने से पहले कांग्रेस ऐसा करती रही है, लेकिन बाद में मंडल आयोग के आने से देश में पिछड़े वर्ग की कई पार्टियां आ गई। खास तौर पर जो ओबीसी वर्गों को लेकर पार्टियां आई, उनका उदय हुआ। और आप देखिए, इसके बाद समाजवादी पार्टी आई, जेडीयू आई, आरजेडी आई। यह सारी अब वो पार्टी हैं जो ओबीसी वर्ग की पार्टियां थी। और सब जानते हैं कि वर्ष 1990 में राजपूत घराने से आने वाले पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने वोटों के लिए दुर्बरीकरण के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिया था। और अब वह चीज आज राहुल गांधी एक नए रूप में लाना चाहते हैं। फर्क बस इतना है कि राहुल गांधी ओबीसी समुदाय को, दलितों और आदिवासियों समुदाय की जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से अब 80% तक आरक्षण देना चाहते हैं। क्योंकि वह तो खुद ही कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको आरक्षण भी उतना ही मिलना चाहिए। राहुल गांधी के इस फॉर्मूले से बीजेपी भी हिंदुत्व की राजनीति को अब और ज्यादा आक्रामक ढंग से करने के लिए मजबूर हो जाएगी। क्योंकि जब राहुल गांधी हिंदुओं को जातियों में तोड़ेंगे, तब बीजेपी उसी हिंदू वोटर को एकजुट कैसे रखेगी? तो या तो उन्हें हिंदुत्व के नाम पर और हिंदुत्व के एजेंडे को और ज्यादा मजबूत करना होगा। यही एक रास्ता बीजेपी के सामने बचेगा। हमारे देश का संविधान ऐसा है जिसमें अनुच्छेद 25 से 30 के बीच यह बताया गया है कि सरकारें हिंदुओं के मंदिरों और संस्थानों को लेकर तो कानून बना सकती हैं, लेकिन वह अल्पसंख्यकों को लेकर ऐसा नहीं कर सकती। और राहुल गांधी इस चीज को देखते हुए हिंदुओं को जातियों में बांटने के फार्मूले पर बहुत अच्छी तरह से आजकल काम कर रहे हैं। और संविधान के जो इस तरह के प्रावधान है, यह पहले से ही धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को सबसे पहले अपना निशाना बनाते हैं। यानी जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो सबसे पहले हिंदू समुदाय को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, हिंदू समुदाय को अपना हक छोड़ना पड़ता है। अगर देश को आप सेकुलर बनाना चाहते हैं तो राहुल गांधी अगर जातिगत जनगणना के जरिए हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे तो इसका तर्क संगत काउंटर बीजेपी के पास क्या हो सकता है?
बीजेपी को सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि बीजेपी का जो अभी तक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वह यह था कि सारे हिंदू एक साथ जातियों से ऊपर उठकर हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। बीजेपी ने इससे पहले जातियों में से ऊपर उठकर सारे हिंदू वोटर्स को एकजुट करने दिया, जिसकी वजह से पिछले 2 चुनावों में 2014 और 2019 में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने उस हिंदू समाज को अलग अलग छोटी छोटी जातियों में वापस बांट दिया कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, और जिसकी वजह से बीजेपी को इतना नुकसान हुआ। और अब राहुल गांधी इस फॉर्मूले को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करना चाहते हैं, इसीलिए उनका हर भाषण जाति के साथ शुरू होता है। इसीलिए वह हर भाषण में कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि हमारे देश में किस जाति के कितने लोग हैं, और फिर उन्हें उसी हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। राहुल गांधी असल में बीजेपी के 2 सबसे ज्यादा पॉइंट्स पर हमला कर रहे हैं, जिनमें एक है स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और दूसरा है बीजेपी का हिंदुत्व वाला मुद्दा। देखिए, अगर आप बीजेपी को आज देखेंगे तो उनके पास 2 सबसे बड़े पॉइंट हैं। उसकी मजबूती क्या है? एक है नरेंद्र मोदी का चेहरा और दूसरा है हिंदुत्व का एजेंडा। और राहुल गांधी ठीक सामने से आकर प्रधानमंत्री मोदी पर भी सीधा सीधा हमला करते हैं, पर्सनल अटैक भी करते हैं, और अब वह सीधे हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बीजेपी पर हमला करने लगे हैं, और वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व पर और हिंदू समाज पर बीजेपी अकेले का अधिकार नहीं हो सकता। बीजेपी ने हिंदू समाज का ठेका नहीं ले रखा, इसीलिए अब वह हिंदू समाज को भी अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। इसका दूसरा अलग अलग जातियों में बांटना चाहते हैं। इसका दूसरा विश्लेषण यह भी है कि राहुल गांधी के इस फॉर्मूले का समाज पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यह समाज में आगे चलकर आप देखिएगा बात बात पर जात पूछी जाएगी। कुछ वर्षों तक हम इस युग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि किसी की जाति ना पूछी जाए, लेकिन जब जातिगत जनगणना होगी, नौकरियां जातियों के आधार पर मिलेगी, सरकारी और प्राइवेट भी नौकरी जो होगी वह भी जाति के आधार पर मिलेगी, और बाकी का जो पूरा हमारा राजनीति है और समाज है वह सिर्फ जातियों पर वही बटकर रह जाएगा। तो हर जगह सबसे पहले जाति पूछी जाएगी, और वह दौर वापस आ जाएगा जब हमारे देश में लोगों से सबसे पहले यह पूछा जाता था कि कौन जात हो तुम। आपको याद होगा एक जमाना वह था जो लोग हाथ मिलाने से पहले पूछते थे कि आप किस जाति के हो, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, और जब वह जाति बताता था तो उसी आधार पर वो तय करते थे कि आपसे उन्हें दोस्ती करनी है कि नहीं करनी, आपसे हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना, आपसे रिश्ता रखना है कि नहीं रखना, इस व्यक्ति को नौकरी देनी है कि नहीं देनी, इस व्यक्ति के साथ बैठकर खाना है या नहीं, इसके साथ संबंध रखना है या नहीं। इससे पहले पूछा जाता था कौन जात हो, और अब हम उसी युग की तरफ वापस जा रहे हैं। फिर से वही पूछा जाएगा। भारत के लिए अब तक के इतिहास में 2 बड़े टर्निंग पॉइंट रहे हैं। अगर आप विभाजन की बात करें, जब हम बटे हैं, जिनमें हमारा पहला टर्निंग पॉइंट था वर्ष 1947 में, जब धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम होने के आधार पर भारत 2 हिस्सों में बट गया था, 2 देशों में बट गया था। 2 धर्म के आधार पर यह हमारा सबसे बड़ा बंटवारा था, जिसमें भारत और पाकिस्तान बनने यह पहला टर्निंग पॉइंट था। दूसरा टर्निंग पॉइंट था वर्ष 1990 में, जब बीपीसीए की सरकार ने देश को जातियों में बांट दिया था मंडल आयोग की सिफारिश के बाद, और तब हमारा जो समाज है हिंदू समाज, यह अलग अलग जातियों में बट गया था। और तीसरा टर्निंग पॉइंट अब आने का इंतजार कर रहा है। तीसरा टर्निंग पॉइंट अब राहुल गांधी ला सकते हैं, जिससे वह देश को 25,800 लगभग जातियों में बांटकर अपना वोट बैंक मजबूत कर लेंगे। और यह सोच चुनाव तो जिता सकती है, यह सोच चुनाव तो जिता सकती है, सीटें बढ़ा सकती है, लेकिन समाज के लिए, ये देश के लिए ये काफी खतरनाक है। इसीलिए आप जो
को चुनना है, आपको वोट देना है, सरकार उसी की लानी होगी जो हिंदुत्व की बात करता है, उसकी नहीं जो हिंदुओं को ही जातियों में बांटता है। हम जातियों में बट गए तो इस देश के टुकड़े होने में वक्त नहीं लगेगा। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, वही आज हिंदुस्तान में भी होगा। इसीलिए हमें एक होकर रहना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए 24 मून टाइम्स न्यूज पर। मिलते हैं फिर किसी और खबर।